नमस्कार सभी को। स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में चूँकि झांसी की रानी कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, आज उसका हम भाग 2 द्वितीय भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने प्रथम भाग पढ़ा था जिसमें पाठ परिचय पढ़ा और साथ ही साथ जो है हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध है वो भारतीय सिंहासन हिल उठे और रानी लक्ष्मीबाई भी जो है अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जिसका विवाह है झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ और रानी ब्याहता होकर उनकी धर्मपत्नी महारानी बनकर झांसी आई और उनकी जोड़ी जैसे शिव और माँ पार्वती की जोड़ी, जैसे अर्जुन और चित्रांगदा की जोड़ी होती है, वैसी जोड़ी दिखाई दे रही थी। अब आगे देखिए, उससे आगे वाला भाग आज हम समझते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। मुदित यानी सोए हुए, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपनी बात को, अपनी पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जब रानी राजा गंगाधर राव की ब्याहता धर्मपत्नी या महारानी बनकर जब झांसी के महलों में आई तो जो महलों के अंदर जो अंधियारा था, जो अंधेरा छाया हुआ था, उन महलों में रानी के आ जाने से रानी का तो सौभाग्य उदित हुआ ही, साथ ही साथ जो मुदित महल थे, जो अंधियारों में डूबे हुए, जो नींद में डूबे हुए महल थे, वहाँ पे भी उजियाली छा गई। वहाँ पे भी रानी के आ जाने से प्रकाश छा गया, ज्योति छा गई। कहने का तात्पर्य है कि एक वीरांगना रानी जो कि महाराजा गंगाधर की जब महारानी बनकर, धर्मपत्नी बनकर जब झांसी के महलों में आई तो झांसी के महलों में भी प्रकाश छा गया, उजाला छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन काल गति अर्थात मृत्यु, ठीक है कि मृत्यु। लेकिन विधि का विधान था ये कि जहाँ महलों में खुशहाली छाई हुई थी, जहाँ उजाला छाया हुआ था, वहीं रानी का सौभाग्य कि वो एक महाराजा की धर्मपत्नी बनी थी, महारानी बनी थी, तो विवाहिता का सौभाग्य जागा था। लेकिन फिर भी विधि को ये मंजूर नहीं। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई कि अचानक से काल मृत्यु है वो चुपके चुपके काले घटाओं के रूप में आ गई या काले बादलों के रूप में जो है मृत्यु आई। किसको आई देखिए, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। कि काल की गति भी देखिए, विधि का विधान या भाग्य का विधान था कि जो तीर चलाने वाले हाथ थे, कर यानी हाथ, महारानी या रानी लक्ष्मीबाई या वीरांगना लक्ष्मीबाई जिन्होंने बचपन से ही बर्छी, तीर, कृपाण, भाले, ढाल ये सब चलाए थे, साथ ही साथ नकली व्यूह रचना करके युद्ध में पारंगत हो गई थी, तो ऐसे हाथ जो बचपन से ही तीर चलाए थे, शिकार करने वाले हाथ थे, अब उन हाथों में शायद विधान को भी या विधि को भी, भाग्य को भी चूड़ियाँ पसंद नहीं आई कि वो कभी चूड़ियाँ पहने। और ऐसी स्थिति में रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई कि रानी विधवा हो गई, अर्थात राजा जी स्वर्ग सिधार गए। राजा गंगाधर राव है वो स्वर्गलोक को गमन कर गए, या कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई, यानी पति की मृत्यु। हाय, ये रानी का दुर्भाग्य था, उनका भाग्य था कि वो थोड़े ही समय में, दुर्भाग्य था कि थोड़े ही समय में उनके पति का साथ उनसे छूट गया या मृत्यु उनको आकर ले गई। ऐसे में रानी विधवा हुई, विधि को भी दया नहीं आई। विधि यानी भाग्य, देवता, जो हमारा भाग्य, जो हमारा नसीब बनाता है वो, तो विधि को भी दया नहीं आई, अर्थात भाग्य को भी रानी के ऊपर दया नहीं आई कि उसे पूरा
सुखमय जीवन भी पूरा जीने नहीं दिया। निसंतान मरे राजा जी, राजा गंगाधर राव, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में जब रानी विवाह करके आई तो थोड़े समय पश्चात ही जो है राजा जी की मृत्यु हो गई और ऐसे में उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक समानी थी। इतना बड़ा झांसी का राज्य, एक रियासत, ऐसे में जब पति की मृत्यु हो गई, महाराजा की मृत्यु हो गई तो रानी शोक के मारे गंभीर हो गई, दुख से भर गई। रानी शोक समानी थी। दो तरफा दुख आ गया, एक तो रानी की कोई संतान नहीं थी और ऊपर से जो है राजा जी चले गए। तो ऐसे में रानी शोक समा गई, रानी दुखी हो गई, शोक से भर गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेलखंड क्षेत्र के हर बोलों यानी भगवान शिव की, हर हर महादेव की बोली लगाने वाले, हर हर महादेव का जयघोष करने वाले, हर पुरुष के मुंह से, हर व्यक्ति के मुंह से, हर वीर बहादुर के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि अर्थात रणभूमि में जो मर्दों के समान लड़ी वो और कोई नहीं बल्कि वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्षाया। हर्षाया यानी प्रसन्न होना, खुश हो जाना, आनंद से भर जाना। कि जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हो गई तब डलहौजी, जो कि उस समय अंग्रेज वायसराय था, वायसराय यानी कि प्रतिनिधि, लॉर्ड डलहौजी जो कि इंग्लैंड से शासक के रूप में यहाँ आया हुआ था। और डलहौजी मन ही मन प्रसन्न हो गया क्योंकि डलहौजी ने उस समय हड़प नीति चलाई थी। हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, जिसमें कि भारत के जिन राजाओं की संतान नहीं होती थी उनके राज्यों के ऊपर उनकी नज़र रहती थी, या तो गोद निषेध प्रथा भी उन्होंने लागू कर दी थी। इसके चलते जब डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, व्यपगत यानी हड़प नीति, ये हिस्ट्री का प्रश्न है कि व्यपगत सिद्धांत तो डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। तो व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा कि जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं होते थे वो राज्य जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चले जाते थे। इसके अलावा कुछ राजाओं के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन का भी आरोप लगाकर उनके राज्यों को भी हड़प लिया था। तो डलहौजी ने जब ऐसे नियम बना रखे थे तो जैसे ही झांसी के महाराजा की निसंतान मृत्यु हुई तो डलहौजी मन ही मन प्रसन्न हो गया, मन ही मन हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने वैसे भी गोद निषेध प्रथा की नीति लागू करी थी और अब गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में अब उसे पता था कि झांसी वो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन जाएगी, तो ऐसे में राज्य हड़प करने का अब उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी फौज भेज दी और झांसी के किले के ऊपर अंग्रेजी झंडा है वो लहरा दिया। लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। कि लावारिश अर्थात संतान नहीं होना, गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी तो राज्य है वो लावारिश हो गया, अर्थात उसका कोई अधिपति नहीं था, कोई शासक नहीं था, कोई धनी नहीं था। और इसके अलावा इसके साथ अब डलहौजी ने जब व्यपगत या कह सकते हैं कि हड़प नीति अपनाई थी तो अब झांसी उनके लिए लावारिश राज्य था। तो लावारिश का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया कि ब्रिटिश सेना आई वहाँ पर और अंग्रेजी यत का झंडा है वहाँ पर लहरा दिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। एक तो रानी वैसे ही दुख से भरी हुई थी, शोक से भरी हुई थी, पति की मृत्यु हो गई थी, वहीं रानी निसंतान थी, रानी के चारों ओर शत्रु बिखरे पड़े थे। फिर रानी दर्द से भरी हुई रानी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई उस दौरान, और झांसी हुई वीरानी थी। झांसी आज उसके शासक के बिना अधूरी हो गई, वीरान हो गई, बिल्कुल सन्नाटा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी झांसी की स्थिति हो गई। झांसी की जनता है वो शोकमग्न हो गई, झांसी की रानी है वो शोकमग्न हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कवित्री की बुंदेलखंड के हर वीर पुरुष के
मुंह से हमने हर हर महादेव का जयघोष करने वाले जो वीर पुरुषों के मुंह से हमने जो है महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा, वीर कहानियाँ सुनी है कि वो रणभूमि के मैदान में पुरुषों के समान लड़ने वाली महारानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए विधान, विधि का विधान कि ये समय चक्र है, समय का चक्र है वो घूमता रहता है, पहिया है वो घूमता रहता है। और यहाँ पर भी समय चक्र अभी जो था वो अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग चल रहा था कह सकते हैं, या अंग्रेज़ों के अनुसार चल रहा था। अंग्रेज जैसा चाह रहे थे वो पहिया अंग्रेज़ों के समय के अनुसार चल रहा था। तो ये समय चक्र था कि अनुनय ने विनय नहीं सुनती थी विकट शासकों की माया, कि भारत के विभिन्न शासक जो यहाँ पर अधिपति थे, भारत का राज्य कोने कोने के वो मालिक थे, उनकी अपनी रियासतें थी, उनके अपने ठिकाने थे और वहाँ पर वो शासक थे, उनका अपना स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन समय का चक्र है वो अंग्रेजी सरकार के अनुसार या उनके अनुकूल चल रहा था। तो यहाँ के शासक विकट शासकों की माया, लेकिन आज वो शासक है वो अंग्रेजी शासन के अधीन हो गए थे। अंग्रेजी शासन व्यवस्था उनके ऊपर प्रभावी हो गई थी कि आज उनकी स्वतंत्रता खतरे में हो गई थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी, 1600 में जब ईस्वी में भारत आई तो वो एक व्यापारी बनकर आया था, व्यापारी बनकर आई थी और भारत के अंदर व्यापार करना चाहता था। यहाँ पर उस समय मुगल शासकों से जो है अनुमति लेकर उसने भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति ली और वो भारत में अपना व्यापार करने आया। लेकिन समय का फेर है, बदल गया। व्यापारी बनकर जो यहाँ पर आया था उसने यहाँ की दशा को देखा, यहाँ की फूट को देखा और यहाँ पर उसके पास अनेक आधुनिक हथियार तकनीकी थी। इस आधार पे यहाँ की भोली भाली जनता को अंग्रेजों ने अपने अनुकूल करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सत्ता तो चल ही रही थी। ऐसे में जब डलहौजी आया जो कि वायसराय या लॉर्ड डलहौजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, कि जैसे ही डलहौजी आया भारत के अंदर और उसने जो है साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। साम्राज्यवादी वो महत्वाकांक्षी था और उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने की नीति को अपनाया और वो ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, ब्रिटिश शासन को वो बढ़ाना चाहता था। और ऐसे जैसे डलहौजी ने आया तो उसने हड़प नीति चलाई या साम्राज्यवादी नीति चलाई। इसके चलते डलहौजी ने यहाँ के जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको भारत के साम्राज्य को पूरी तरह से नियंत्रण में लेने की बात कही या ऐसे ऐसे नियम बना लिए कि भारत के जो शासक है जो वो पूरी तरह से उनके गुलाम बनाए या बन जाए और साथ ही साथ जो उनके अधीन नहीं होंगे उनके ऊपर कुशासन, उनके ऊपर भ्रष्टाचार, गोद निषेध प्रथा या अन्य कई प्रकार की विकट नियम लागू करके उनके राज्यों को हड़पने की नीति है वो उसने अपनाई थी। तो डलहौजी ने जैसे ही भारत के अंदर अपने पांव पसारे संपूर्ण भारत की काया पलट गई, यहाँ के शासकों की काया पलट गई, यहाँ के समय की काया है वो पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया कि उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ के शक्तिशाली राजाओं को, नवाबों को भी उसने अपना गुलाम बना लिया, उनके ऊपर भी उसने अत्याचार किया, उनको भी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बना लिया। यानी कि यहाँ पर राजाओं और महाराजाओं को भी डलहौजी के आगे झुकना पड़ा। रानी बनी यह दासी अब महारानी थी, कि ये विकटता थी, ये विधान था, विधि का दुर्भाग्य था ये कि रानी दासी बनी। रानी दासी बनी, रानी जो कि महारानी थी झांसी की, कि आज वो जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना परचम लहरा दिया, अपना झंडा, अंग्रेजियत का झंडा झांसी में लहरा दिया और झांसी है वो गुलाम हो गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो
रानी दासी बनी कि अब महारानी भी अब गुलाम हो गई, दासी हो गई अंग्रेजों की। बनी ये दासी अब महारानी थी कि बनी ये दासी अब महारानी, अर्थात जो व्यापारी बनकर दया चाहता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, वहाँ के शासक से कह सकते हैं अनुमति लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से और भारतीय शासकों से अनुमति लेकर उसने व्यापार करना शुरू किया था। तो यहाँ पर विभिन्न शासक थे, लेकिन अब जो झांसी के ऊपर जब जैसे उसने अपना झंडा लहराया वैसे ही जो है झांसी गुलाम हो गया, तो रानी दासी हो गई। और जो दास बनकर आया था, जो व्यापारी बनकर आया था, उनकी महारानी थी वो विक्टोरिया। ठीक है, यहाँ पे विक्टोरिया की बात हो रही है जो कि ब्रिटेन की महारानी थी। अब विक्टोरिया जो थी वो महारानी बन गई। तो इस प्रकार से समय चक्र ऐसा घूमा कि व्यापारी जो है वो शासक बन गया और जो शासक थे वो गुलाम बन गए। कि दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तू झांसी वाली रानी थी। कि कवित्री कहती है कि ये विधान था, ये दुर्भाग्य था भारत का कि व्यापारी बनकर आने वाला जो है वो सम्राट बन रहा था और यहाँ के शासकों की माया है वो विकट हो गई थी। रानी जो है दासी बन गई थी और जो व्यापारी बनकर दास बनकर जो आया था वो शासक बन रहा था, वो महारानी बन गई थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि ऐसे ही बुंदेलखंड के हर बच्चे के मुंह से, या कह सकते हैं हर वीर बहादुर के मुंह से, जो हर भर महादेव का जो जय घोष करने वाले जो हर वीर पुरुष के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं, शौर्य गाथाएं सुनी थी कि वो एक ऐसी मर्दानी थी जो मर्दों के समान है वो रणभूमि में लड़ी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कवित्री कहती है कि छीनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली ये 1857 की क्रांति का समय चल रहा है और इस क्रांति के समय दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह जफर, मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर शीघ्र ही अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को जो है अपना गुलाम बनाकर निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया। बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। तो दिल्ली को भी छीन लिया अंग्रेजों ने, अपनी फौजें भेज दी और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। लखनऊ छीना बातों बात, 1856 में अवध का विलय कर दिया। उस समय अवध का शासक था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह और वाजिद अली शाह के ऊपर अंग्रेजों ने कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और फिर वाजिद अली शाह को जो है पदच्युत कर दिया और उसे बंगाल के अंदर निर्वासित जीवन जीने के लिए उनका पेंशनर बनाकर उसे बंगाल में भेज दिया गया। ऐसे में उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की बेगम थी। उन्होंने इसका विरोध किया, अवध की जनता ने साथ दिया और बेगम हजरत महल का पुत्र था बिरजिस कद्र, बेगम ने बिरजिस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। जनता बेगम के साथ खड़ी थी, जनता नवाब के जो है साथ थी। हालांकि अंग्रेजी सत्ता ने फिर धीरे धीरे लखनऊ को भी छीन लिया। बिरजिस कद्र जो कि बेगम का पुत्र था उससे भी लखनऊ छीन लिया। तो इस प्रकार से दिल्ली को भी छीन लिया, दिल्ली के ऊपर भी बहादुर शाह जफर को हटाकर अधिकार कर लिया, लखनऊ को छीन लिया। कैद पेशवा था बिठुर में, पेशवा जो कि कानपुर का पेशवा नाना साहब
वो भी इस 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पर कानपुर के ऊपर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो पेशवा ने किसी भी तरीके से जो है कानपुर को छोड़ा और बिठूर में आकर वो वहाँ आ गए। हुआ नागपुर का भी घात। इसी प्रकार से अन्य कई रियासतें थी जिनके ऊपर अंग्रेजों ने घात लगा की या उनके साथ भी जो है उनकी दुर्भावना से प्रेरित नीतियां हैं उन्होंने अपनाई। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक का कौन बिसात की बड़े बड़े ठिकाने, बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े शासक अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बने या अंग्रेज उनको अपने अनुसार चला रहे थे, उनके राज्यों के ऊपर अधिकार करते चले जा रहे थे। ऐसे में इन छोटे राज्यों जिसमें उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी तो कोई बिसात ही नहीं थी। इनका तो अंग्रेजों की सत्ता के आगे कोई अस्तित्व ही नहीं था। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात और इसके साथ ही अंग्रेजों ने सिंध का प्रदेश, पंजाब और ब्रह्म यानी बर्मा, म्यांमार जिससे वर्तमान नाम है, बर्मा देश है हमारे पड़ोस का, ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात कि यहाँ पर भी उन्होंने अपना अधिकार है वो जमा लिया था। वज्र निपात, वज्र यानी कठोर जो है, वज्र के समान उनके ऊपर भी जो है अंग्रेजी सेना बरसी थी और उनके ऊपर भी अधिकार कर लिया था। अब आगे देखिए कि ऐसे ही बंगाली, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। अंग्रेज संपूर्ण भारत के अंदर जो है हमारा जो देश भारत, संपूर्ण भारत के अंदर अंग्रेज है अपना झंडा लहरा रहे थे। काफ़ी हिस्सा उन्होंने अधिकार में ले लिया, काफ़ी इधर भी अधिकार हो गया, तो कुछ कुछ ही रियासतें बाकी थी। बाकी जो है लॉर्ड डलहौजी की शासन या साम्राज्यवादी नीति के चलते उन्होंने बंगाल तक का क्षेत्र इधर का और मद्रास, साथ ही साथ ये मध्य भारत का क्षेत्र, पंजाब, सिंध, इन प्रदेशों के ऊपर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से हर भारत का राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन आता चला जा रहा था। अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार करने पर तुले हुए थे। तो भारत की स्थिति है वो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। वहीं कवित्री कहती है कि बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेलखंड के हर बहादुर के मुंह से जो हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, उन हर बुंदेला के मुंह से हमने जो है खूब लड़ने वाली झांसी की महारानी मर्दानी जो थी या मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की यशोगाथाएँ सुनी थी, लक्ष्मी बाई की यशोगाथाएँ सुनी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कवित्री भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से जो है शासकगण, साधारण जनता सब कोई दुखी था, हर कोई दुखी था। उनकी इन कुटिल नीतियों से, उनकी इन कुटिलताओं से उन्होंने शासकों की स्वतंत्रता को छीन लिया था और कई शासकों के ऊपर अपनी जबरन जो कुटिल नीतियाँ लागू करके उनके राज्यों को हड़प लिया, छीन लिया। तो उनके इन अत्याचारी शासनों से बहुत सारे शासक, बहुत सारी रानियां हैं वो दुखी थी और दुर्भाग्य पर अपने आप के भाग्य को कोस रही थी। कि रानी रोई रनवासों में, यहाँ पे झांसी की रानी जो है और भी कई रानियां, सतारा, उदयपुर, तंजौर जो है पूना, कर्नाटक, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन जिनके शासक, जिनकी रियासतें होती चली गई थी, उन सब शासकों की रानियाँ रनवासों के अंदर दुख से भर गई थी, वेदना से भरी हुई थी, रोई हुई थी। रनवासों यानी रानी के रहने का स्थान, जो कि अंतरंग स्थान होते हैं, या कि जनाना जो क्षेत्र होते हैं, जनाना जिसमें महिलाएं रहती हैं, तो जनाना जो है क्षेत्र में रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल जो कि बहादुर शाह जफर की बेगम थी,
अंतिम बेगम कह सकते हैं कि बेगम गम से थी बेजार, बेजार यानी जार जार रो रही थी, आँखों से उनके आंसू है वो सूख नहीं रहे थे। तो रानियाँ और बेगमें सभी दुखी थी, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे अवध की हो, चाहे वो दिल्ली के नवाब, दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर की हो। और वहीं अनेक रानियाँ भी जो है अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी इस अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेजों ने सिर्फ साम्राज्यवादी नीति ही नहीं अपनाई बल्कि अनेक कुटिलतापूर्ण नीतियां अपनाई, शासकों के ऊपर अनेक प्रकार के कर लगाए और अगर वो कर उन्हें समय पर अगर वो नहीं भर पाते थे तो उनके राज्यों को कुशासन के आधार पे, भ्रष्टाचार के आधार पे, सही तरीके से काम नहीं करने के आधार पे उनके राज्यों को हड़प रहे थे। और ऐसे में वो कर अदा नहीं कर पाते थे तो उन्होंने उनके खजानों को लूटा, उनके महंगे महंगे जो विरासती जेवरात थे, जो कपड़े थे, जो उनके खानदानी हुआ करते थे, उन कपड़ों को भी छीन लिया, उनके जो है बहुमूल्य आभूषणों को भी छीन लिया। और इस प्रकार से उनके आभूषणों को, वस्त्रों को, उनकी बोलियां वो नीलाम करने लगे थे, उनके राज्यों को वो नीलाम करते थे। उनकी नीलामी की खबरें हैं वो अखबारों में छपती थी कि उनके कपड़े गहने बिकते कलकत्ते के बाजार। कलकत्ता उस समय बंगाल है, वहाँ पे सर्वाधिक अंग्रेजों का वर्चस्व पहले कलकत्ता में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और कलकत्ते में जो है उनका प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था। तो कलकत्ते में वो बोलियां लगाते थे, कलकत्ते के बाजार में उनकी चीज़ें बिकती थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार कि उसके बाद उनकी नीलामी की खबरें कि आज यहाँ के जेवरात बिकेंगे, आज फलानी जगह के जो है कपड़े बिकेंगे, जैसे कि आज झांसी के जेवरात बिकेंगे, आज लखनऊ के जेवरात बिकेंगे, आज वहाँ का हार बिकेगा। तो इस प्रकार कपड़े और जब गहनों की बोलियां लगने लगी थी सरेआम, और उनकी बोलियों की नीलामी की खबरें हैं वो अंग्रेजी अखबार में छप कर निकलती थी, और जो भी इसमें रुचि वाले लोग होते थे फिर वो नीलामी के लिए आते थे। और बोलियों में लिखा होता था कि नागपुर के जेवर ले लो, अखबारों में छपता था नागपुर के जेवर ले लो, और लखनऊ के नौलख हार। लखनऊ जो कि अपने नवाबी जो है रंग रूप के अनुसार जाना जाता है, नवाबी हौसलों के अनुसार जाना जाता है। लखनऊ की नवाबियत बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे में वहाँ के नौलखे हार और नागपुर के जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्त्र है वो बाजारों में नीलाम हो रहे थे, यानी कि सम्मान है वो नीलाम हो रहा था। शासकों का सम्मान, बेगमों और रानियों का सम्मान है वो भरे बाजार में नीलाम हो रहा था, इन कुटिल अंग्रेजों के हाथों से, इन कुटिल फिरंगियों के हाथों से। या पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी कि कहाँ तो भारतीय समाज में स्त्रियां मर्यादित रहकर पर्दे में रहती हैं, और जो कुलीन घरानों की स्त्रियां जो कि पर्दे में रहती थी, और आज उनका ये दुर्भाग्य था कि वो अंग्रेजों की गुलामी के कारण उनकी इज्जत आज परदेशी जो कि व्यापारी बनकर जो फिरंगी आए थे उन फिरंगियों के हाथों आज उनकी इज्जत है वो नीलामी में बिक रही थी। कि यहाँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, कि अर्थात जो व्यापारी अंग्रेज थे वो यहाँ भारतीय शासकों की, भारतीय बेगमों की, नवाबों की और राजाओं की जो है यहाँ नीलामी की बोलियां लगा रहे थे और उनकी इज्जत को, उनके सम्मान को जो है तार तार कर रहे थे। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इस प्रकार से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी जो है महारानी लक्ष्मीबाई वो मैदान में उतरी, वो रणभूमि में उतरी, और वो उसने भारतीय इतिहास में अपना शौर्य गाथाएं, अपनी कीर्ति वो है लिखवा दी। और बुंदेलखंड का हर पुरुष है वो रानी का जय घोष करता है, हर हर महादेव की उद्घोष करने वाला हर नर और नारी, हर पुरुष है वो महारानी की यशो गाथा गाता है, उनकी कीर्ति है वो गाता है। तो इस प्रकार से कवित्री ने महारानी की कीर्ति के बारे में बताया है कि किस प्रकार अंग्रेजियों के हाथों में भारतीय इज्जत है वो नीलाम हो रही थी। तो आज का जो भाग 2 है उसमें हमारा टॉपिक आज का इतना ही रहेगा। अगला दूसरे भाग के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि इसका भाग 3 रहेगा, और
पुस्तक के अनुसार या इस कविता के अनुसार भाग ये तीसरा है, और जिसमें क्योंकि पहले प्रथम भाग के अंदर हमने जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय है वो शामिल किया है। तो आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।